तो देखिए अब हम लोग देखेंगे सोल्यूशन ऑफ ओडीज बाय न्यूमेरिकल टेक्निक्स। तो 4 मेथड है, पिकार्ड्स, आइलर्स मेथड, आरकेएम ऑफ ऑर्डर 2, आरकेएम ऑफ ऑर्डर 4। हम लोग बेसिकली सॉल्व क्या करेंगे, तो कौन सी ओडी सॉल्व करेंगे इन पर्टिकुलर, तो ये वाली ओडी हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी इनिशियल कंडीशंस है। एफ जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, इसलिए ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। पहला मेथड क्या है, पिकार्ड्स मेथड। सबसे पहले है पिकार्ड्स मेथड। ठीक है, पिकार्ड्स मेथड। अब देखिए सॉल्व किसको कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई वाई एट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। इसको सॉल्व कर रहे हैं वाया न्यूमेरिकल टेक्निक्स, इटरेशन टेक्निक। तो टेक्निक क्या है वो देख लीजिए, yn+1 इक्वल्स टू, अच्छा इसका सोल्यूशन आएगा क्या जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ इट्स सोल्यूशन, सोल्यूशन आता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। यही तो है हमारा सोल्यूशन, y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखिए तो बेसिकली इसका मतलब है हम इसी को इंप्रूव करेंगे न्यूमेरिकली। अगर देखें इसको y ऑफ x को, तो अब देखो कैसे इंप्रूव करेंगे, तो yn+1 ये इटरेटिव स्कीम है। ठीक है, जहां पे भी इटरेशन है वो सारी इटरेटिव स्कीम्स है। ये एक इटरेटिव स्कीम है, y एट n+1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस x नॉट टू x f एट x कॉमा yn dx। इसको जब आप अप्लाई कर लेंगे तो ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। और एक बात है, पहली बार में देखते ही ये स्कीम भी याद हो जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट दिस, ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मानसी, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या फिर एमएससी चाहे खत्म भी कर लिया हो, तो पहली बार में देख के तो किसी को याद नहीं होता। सो थोड़ा सा इसको इस पे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, तब आपको याद हो जाएगा। तो देखो पहला अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें कि सॉल्व dy बाई डी एक्स, इसको आप ट्राई, चलिए एक मैं करवा लेता हूँ आपको, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा एक्स वाई। ठीक है, अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन of solution, third approximation of solution when y at 0 is 1। अब देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, साफ साफ दिख रहा है हमारे पास मेथड है, मेथड भी बताया गया है क्या, अच्छा नहीं बताया गया, कोई बात नहीं। सो वाया पिकार्ड्स मेथड, बाय यूजिंग पिकार्ड्स मेथड सॉल्व दिस। ठीक, अब देखो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे पहले क्या, f ऑफ x, y क्या आ गया, माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स नॉट क्या है बेटा 0, एंड y नॉट क्या है 1। देखो x नॉट 0 है, इसका मतलब क्या है, जब आप शुरू कर रहे हो तो डोमेन के कौन से पॉइंट पे हो, 0 पे हो। फिर ये रहा आपका x नॉट, फिर क्या करोगे, फिर आप x1 आओगे, फिर x2 आओगे, फिर x3 आओगे। इनकी वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको y नॉट मिलेगा, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो कि ऑलरेडी है क्या है बेटा 1। यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा इसी का, यहाँ से ये इंप्रूव करोगे, फिर यहाँ x2 के लिए आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको y2 मिलेगा जो इसका इंप्रूवमेंट होगा, एंड सो ऑन। ये है मतलब फिगर बना के आपको दिखा दिया गया ग्राफिकली। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको एक स्टेप साइज की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको ये इतना दूरी ट्रैवल करनी है तो आपका स्टेप साइज क्या होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट रखे गए हैं, दैट इज एक्चुअली स्टेप साइज। तो मान लीजिए आपने स्टेप साइज h लिया हुआ है, अब यहाँ पे तो h दिया नहीं है, समझ रहे हैं, यहाँ पे तो h दिया नहीं है, तो क्या हम अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं, तो बिल्कुल जब ना दिया जाए तो अपने मन से अज्यूम करो, लेकिन याद रखना छोटा रखना। ठीक है, h जो है आपका वो छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए, चलो इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। ओके, h क्यों छोटा होना चाहिए, स्टेप साइज जो है ना हमेशा स्मॉल रखा जाता है। क्यों, कभी कुछ, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, याद रखने का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। याद करो रीमान को, क्या करते थे वो, अपर सम लोअर सम। मान लो ये है, यहाँ पे आपने इस लेंथ के सब इंटरवल्स बनाए हुए हैं, यानी जो स्टेप साइज रखा है वो ये रखा है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको ब्रेक किया, रिफाइन कर दिया,
पार्टीशन कर दिए इसके, है ना, तो आपका स्टेप साइज अब ये हो गया। अब आपको थोड़ा इम्प्रूव्ड रिजल्ट मिला था कि नहीं, है ना। सिमिलरली अब आप क्या करो, थोड़ा और रिफाइन कर दो, ये रहा, सॉरी यार थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ उस पे। हाँ, ये तो एच आपका स्टेप साइज जो है वो ये हो गया, ठीक है। तो ये और बेटर रिजल्ट देगा और रिफाइंड रिजल्ट देगा। तो एच जितना स्मॉल होता चला जाएगा, हर स्कीम आपको उतना बेहतर रिजल्ट देती चली जाएगी। यानी कि अच्छा तो लगेगा अगर 0 से आपको 2 पे जाना हो, ठीक है, मान लो डोमेन दिया है 0 to 2, कितना अच्छा लगेगा। ये आपका पहला इटरेशन है जो कि ऑलरेडी दिया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। कितनी खुशी की बात होगी कि सर h इक्वल टू 1 ले लूं क्या, क्यों, एक ही इटरेशन निकालना पड़ेगा, x1 सीधा x2 पे, अगला वाला हमारा आंसर हो जाएगा x2, है ना। याद है ना, एमएससी बीएससी में किया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो फिर टीचर आपसे क्या बोलते हैं, टेक h इक्वल टू हाफ। तब आप क्या करते हो, अरे यार हाफ कर दिया, अब तो छोटे छोटे कदमों से वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अब आपका पैर जो है वो इतना बड़ा थोड़ी जाएगा। 0, 0 से पहले आओ हाफ, हाफ से जाओ 1, 1 पे जाओ 3/2, 3/2 से 2। तो अब क्या वो इसलिए कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ रिफाइन होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ से, अब धीरे धीरे पहुंचे। तो वो रिफाइनमेंट की बात है, ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव्ड यहाँ पे। अब जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सपोज आपसे पूछा गया है y@2, y@2 ये पूछा गया, तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा और यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा ये वाला रिफाइंड होगा। रिफाइंड वो जो घरों में यूज करते हैं वो नहीं, ये वाला बेटर होगा, बेटर रिजल्ट होगा। और वही मैं अभी आपसे कह दूं, टेक h इक्वल टू 1/4, कंप्यूटेशन बढ़ जाएगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इटरेशन के बाद सेकंड वाले पे डायरेक्टली पहुंच गया था, यहाँ पे पहले फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ इटरेशन पे आपको आंसर मिलेगा। हे भगवान। तो बीएससी के बच्चों को तो लगता है सर एच जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, एच जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जब हम 4th 5th में होते हैं तो हम 10th वाले बच्चों को देखते हैं, लगता है यार इनके तो बहुत ही कम लेक्चर होते हैं। 12th वालों को देखते हैं, लगता है और इनके तो और ही कम होते हैं। बीएससी में तो होते ही नहीं है, एक दो कभी कॉलेज जाते हैं, मस्त जाओ कॉलेज पढ़ो लिखो नहीं। लेकिन जब पार हो जाते हैं, एमएससी में तो एक ही किताब लेके चले आते हैं लोग, एक सब्जेक्ट है बस, केवल मैथ्स पढ़नी है। ये क्लास 6th वाला बच्चा एमएससी वाले से बोलता है आपको केवल एक सब्जेक्ट है, हे भगवान हमें तो 12 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। चलो खैर, तो इसको अच्छा लगता है, वो चाहता है मेरा स्टेप साइज इतना बड़ा हो जाए मैं सीधा जंप करके यहाँ पहुंच जाऊँ। कभी मत जाना, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लो, है ना। जब बड़े होते हैं तो क्या लगता है, हे भगवान काश इधर होते। आप छोटे स्टेप्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चाहे रियल लाइफ हो या आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, स्टेप साइज जितने छोटे होंगे उतने बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को पे वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पे आप अज्यूम कर लो, ठीक है, मान लिया हम यहाँ पे h इक्वल टू लेट अस से ओके 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्लास में भी आगे भी और भी चीजें करानी है, तो 1 ले लेते हैं। अब देखो n इक्वल टू 0 पहला इटरेशन, तो क्या आएगा बेटा, y1 इक्वल टू y0 प्लस x0। x0 क्या है, व्हाट इज x0, 0 ना, 0 to x, Yes, f sir. f at x कॉमा y n, यानी कि यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, यानी कि y0 dx। रखो, एक चीज नोटिस करने वाली है पिकार्ड्स मेथड में, क्या, ये जो चीज है ना ये इटरेशन से बाहर है। ये देखो ये फिक्स है, और क्या फिक्स है, और बताओ सर, ये फिक्स है, ये भी तो x0 ही है, कौन सा n पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये x है, ये भी फिक्स है। याद रखना ये डिफरेंट तरह का फिक्स है, ठीक है, इस पे रेड कलर का ये x है खाली, है ना, ये x है, ये लिमिट में बार बार आएगा, ये स्किप नहीं होगा, ये तो डिपेंडेंट है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो x कॉमा y, तो देखो y0 क्या दिया हुआ है 1 प्लस 0 to x, x कॉमा y, तो f x कॉमा y क्या है, माइनस x इंटू y। अब y0 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि वो क्या जानना चाह रहा है, सॉरी x कॉमा y, x कॉमा 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आएगी माइनस x आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस x dx विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 0 to x स्क्वायर, सॉरी ओके, ये क्या किया, ऐसे लिख दो इसको, एक्चुअली t लिखना चाहिए था पर ठीक है, x स्क्वायर 0 to x, लिमिट रखोगे तो क्या है 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब जरा देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। पहला वाला जो इनिशियल गेस था वो क्या आया था बेटा, 1 आया था। दूसरा वाला क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2।
तीसरा मुझे निकाल के बता, यानी y2 बताओ, कैन यू टेल मी y2 विद दिस? 1 minus x square by 2 plus x to the power 4 by 8. एक बार इनको सॉल्व 1 minus नए बच्चों के लिए एक बार छोटा सा प्रैक्टिस, एक 10 सेकंड का बस। आपने निकाला होगा ना पहले, तो आपने कैलकुलेट किया और ये आया आपका y2, ठीक है। तो आप आगे जाके देखेंगे जब आप y3 निकालेंगे, y4 निकालेंगे, तो बेसिकली ये एक इनफाइनाइट सीरीज की तरफ टेंड कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि आप जैसे जैसे n बढ़ाते चले गए, यानी कि इटरेशंस बेटर करते चले गए, वैसे वैसे आपको सोल्यूशन एग्जैक्ट अपीयर होना शुरू हो गया, ठीक है। सो ऐसा है, मतलब पहले तस्वीर इतनी धुंधली थी कि आपको ये ही सोल्यूशन दिख रहा था, आपको लग रहा था बस यही हमारा सोल्यूशन है, लेकिन थोड़ा रिफाइन किया तो आपको लगा कि 1 माइनस, कितना फर्क है सोचिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 में, फिर आपको लगा ये हमारा सोल्यूशन हो सकता है, फिर देखिए ये फंक्शन बना और आप आगे जाके देखेंगे ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, ठीक है। चलिए, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम अगले मेथड की बात करते हैं, इसका नाम है आइलर्स मेथड। ये भी काफी फेमस मेथड है ओडी सॉल्व करने के लिए। किस तरह की ओडी? वही अपना क्लासिकल फॉर्म dy by dx इक्वल्स टू fx, y y at x नॉट इक्वल्स टू y नॉट। यहाँ पे हम लोग स्टेप साइज की हम लोग को जरूरत पड़ेगी, h जो है वो हमारा स्टेप साइज होगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मतलब ठीक है, रिकॉल करा रहा हूँ, ये x नॉट है, ये x1 है, तो आप x नॉट में h ऐड करने के बाद अगले इटरेशन x1 पे पहुंच सकते हैं। सिमिलरली x नॉट में फिर, सॉरी ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, x नॉट में फिर h जोड़ने के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, सॉरी x1 में h जोड़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे x2 पे, सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए आइलर्स मेथड क्या है भाई, तो आइलर्स मेथड है, जो इटरेटिव स्कीम है वो देख लीजिए, y at n plus 1 equals to yn। ये देखो पहला चेंज यहाँ पे फिक्स था पहले, अब इटरेट हो गया, प्लस दूसरा चेंज, ये रहा दूसरा चेंज, क्या, h टाइम्स f at xn, yn। चेंज ही चेंज है भाई। चलो आपसे शुरू करते हैं, चलो नहीं शुरू करते, रहने दो, है ना, मैं बताता हूँ आपको क्यों तकलीफ देनी। ये देखो ये पहला चीज है, पहला चेंज आपने नोटिस, यहाँ पे पहले फिक्स हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है, प्लस यहाँ पे ये स्टेप साइज पिक्चर में आ गया जो कि पहले नहीं था, फिर एक्सएन में ये फिक्स हुआ करता था, ये तीसरा चेंज है ना, और ये तो अब तब भी वैसा ही था, और यहाँ पे इंटीग्रल हुआ करता था, इंटीग्रल इज मिसिंग। तो हमेशा डिफरेंस लेके पढ़ते चले जाइए कि पहले हमने क्या पढ़ा था, अब हमने नया क्या पढ़ा है, क्या क्या डिफरेंस है और कब क्या लगाना है पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आइलर्स मेथड। अब देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, आसान सा, देखो सॉल्व dy by dx equals to x plus y with y at 0 equals to 0 and step size is 0.2, step size is 0.2, find f नहीं, find y at 0.6, find y at 0.6 using Euler's method। उसका मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब है x नॉट आपने यहाँ से पकड़ा, क्या है 0, सबसे पहला स्टेप चलोगे तो क्योंकि स्टेप साइज 0.2 है तो ऐड करो, यहाँ पे क्या होगा 0.2 पे आ जाओगे, दूसरा स्टेप चलोगे 0.4 पे आ जाओगे, तीसरा 0.6, यानी कि थर्ड इटरेशन आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, y1 y2 और फिर y3, और y3 ही आपका डिजायर्ड रिजल्ट होगा। चलो शुरू हो जाओ, इटरेशन क्या है, yn plus 1 equals to yn plus h times f of xn yn। देखो आसान है, हाँ। अब n इक्वल टू 0 के लिए शुरू हो जाओ, y1 मिल जाएगा, ठीक है। सो n इक्वल टू 0 1 2 3, फटाफट मुझे बताइए। चलिए, सो after the calculation what you have got, this is y1, this is y2 and this is y3, this is your desired result, ठीक है, ये है रिजल्ट।
तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड। इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड यानी कि आइलर मेथड में जो थोड़ी कमी है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। हम लोग क्या मतलब उन्होंने खुद ही इम्प्रूव करी। इम्प्रूव इसको ही कहा जाता है आरकेएम मेथड ऑफ ऑर्डर 2। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे द वेरी फेमस आरकेएम ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद कल ही हम लोग शुरू करेंगे फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन। फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन ये वाला लास्ट चैप्टर है इसका, इसको पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे और परसों हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, सो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्लास है लास्ट की न्यूमेरिकल की, और ये एक ही बार पढ़ा जाता है अपने पूरे जीवन काल में, है ना। पूरी तैयारी के टाइम में आपको अप्लाइड जो है याद रखिए। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, अप्लाइड पार्ट को ऐसा पढ़िए कि एक बार पढ़िए अच्छे से और एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, बस। उसके बाद जब जरूरत पड़े उसके बाद प्योर पे काम करते रहिए। ठीक है, चाहे तो एप्टीट्यूड पे भी काम करते रहिए, वो भी कमजोर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा है। और लेकिन हमेशा ऐसा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए फ्रेश, एक बार रिवीजन अप्लाइड में, और उसके बाद जब कभी एग्जाम आए तब नोट्स उठाए, एक बार देखा, चाहे इंटीग्रल सीओबी हो, न्यूमेरिकल हो, ओआर हो, ओडी हो, पीडी हो, एक बार उनके थ्योरी, उनके न्यूमेरिकल के जो जो फॉर्मूले हैं वो देखे, न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करने के फॉर्मूले वो देखे इन 6 सब्जेक्ट्स के, और बस चलेगा एग्जाम में। मेन फोकस रखना है, फोकस इन द सेंस मार्क्स आपको ये भी देते हैं पर इन पे टाइम मत दो, एक बार दे दो, अभी टाइम है हमारे पास, अभी दे दो अप्लाइड पे टाइम। क्यों? ये टाइम आपका इस्तेमाल हो जाएगा गेट के लिए। अगर गेट में आपने 6 सब्जेक्ट जो अप्लाइड वाले हैं बेटा, याद रखना, ओडी पीडी न्यूमेरिकल सीओबी इंटीग्रल इक्वेशन को छोड़ के 4, ठीक है, ओडी पीडी न्यूमेरिकल ओडी पीडी न्यूमेरिकल ओआर, ठीक है, 4 सब्जेक्ट प्लस एक आपका एप्टीट्यूड 15 नंबर का, उससे बड़ा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो 4 अप्लाइड हो गए। ठीक है, आपको बेस्ट बता रहा हूँ, प्लस 1 आपका एप्टी हो गया, पर एप्टी को हाँ गंभीरता से पढ़ना भाई, प्लस एक आपका लीनियर हो गया। ये आपको जितवा सकते हैं, ट्रस्ट में, ये आपको जितवा सकते हैं 6 सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप मेहनत से इनको पढ़ें। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आराम से, और अगर आपने इसमें कॉम्प्लेक्स कर ली, जो कि आसान है, ज्यादा नहीं है, मैं तो आपको याद है 2 घंटे में पूरा रिवीजन करा देता हूँ, फिर से कराऊंगा गेट जब आएगा। ठीक है, ये अगर आपने कर लिए, बस आप रियल मत पढ़ो, ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट मत पढ़ो, दोनों छोड़ दो, आप फंक्शनल मत पढ़ो, आप टोपोलॉजी मत पढ़ो, आप मैट्रिक्स स्पेस मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अगर आपको जस्ट पास होना है, ठीक है, तो आपको इतने में से पास, मैं ये नहीं कह रहा टॉप 100 में आप आ जाएंगे, लेकिन पास आप इतने से हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना भाई, 15 नंबर का कोई सब्जेक्ट नहीं आता अगर आप एप्टीट्यूड को एक सब्जेक्ट मान के चलें तो। ठीक है, जो लोग सीरियस हैं गेट के लिए, अभी से तैयारी करो इन सब सब्जेक्ट्स की, एक बार पढ़ो, खत्म करो उनको। ठीक है, चलो, थैंक यू।